हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 4 का छोटा सा टॉपिक है अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर। आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपल से 3 अंक का क्वेश्चन, अभिक्रिया की दर या दर स्थिरांक में अंतर। कभी कभी ये 4 अंक का भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और सिंपल है, छोटा सा है, जिसको आपको समझना जरूरी है। और दर स्थिरांक से संबंधित मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है, अभिक्रिया की दर भी समझाया है। यदि आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आप सब कुछ आसानी से समझ पाएंगे। ओके, तो गुल्डबर्ग एवं बागे, है ना, 2 वैज्ञानिक थे, गुल्डबर्ग और बागे। उन्होंने द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के आधार पर उन्होंने बताया था दर स्थिरांक के बारे में और अभिक्रिया की दर के बारे में, कि जो अभिक्रिया की दर है प्यारे भाइयों, वो किस पर डिपेंड करती है, वो अभिकारकों के सांद्रण पर डिपेंड करती है। जैसे मैं मान के चलता हूँ ए और बी 2 अभिकारक हैं, ये आपस में क्या बनाते हैं, क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। तब जो क्रिया की दर है, क्रिया दर है या क्रिया की दर है, वो प्रोपोर्शनल होता है ए और बी के। अब ए और बी के सांद्रण, जैसे मैं मान के चलता हूँ इसका ए है, इसका बी है, तब इसके सांद्रण को हम घात के रूप में प्रयुक्त करते हैं। मतलब ए की मात्रा कितनी, स्मॉल ए, और बी की मात्रा स्मॉल बी, तब इसको हम ये जो सांद्रण है उसको घात के रूप में व्यक्त करते हैं। तो ये अभिक्रिया की दर है जो प्रोपोर्शनल होता है जो भी आपका क्रिया कारक है उसके सांद्रण के गुणनफल के। ठीक है, तो ये किसने बताया था, गुल्डबर्ग एवं बागे ने बताया था। इसके बारे में डिटेल चर्चा किए थे, जो कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एक बार पुनः, कि जो अभिक्रिया की दर है जो सांद्रता पर निर्भर करती है। सर्वप्रथम गुल्डबर्ग एवं गुल्डबर्ग भी मिलेगा और गुल्डबर्ग भी, बागे ने 1867 में प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये चीज ऑलरेडी पिछले वीडियो हमने कर दिया था, पूरा कंप्लीट आपको समझाया था। तो केवल आज का जो छोटा सा टॉपिक है अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर। तो जो अभिक्रिया का दर है, कहने का मतलब समय के साथ अभिकारक या उत्पाद में परिवर्तन। जैसे अभिकारक का मतलब क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम कहते हैं अभिकारक। और अभिकारक के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ, क्रिया के फलस्वरूप, जैसे यहाँ पे क्रिया हो रहा है और क्रिया के फलस्वरूप जो भी पदार्थ बनता है उसे कहते हैं उत्पाद। हमेशा अभिकारक में कमी आएगी और उत्पाद में वृद्धि होगी। इसलिए स्टूडेंट हमेशा अभिकारक को प्लस से दर्शाते हैं, कमी होती है तो माइनस से दर्शाते हैं, और उत्पाद को हमेशा प्लस से दर्शाते हैं। ओके, तो यहां पर देख सकते हैं कि इकाई समय में अभिकारक के सांद्रण में कमी होती है तो -dx/dt, तथा उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होती है, इसलिए dx/dt से व्यक्त किया जाता है। कुल मिलाकर के माइनस क्यों होता है, क्योंकि अभिकारक में कमी आती है और उत्पाद में जो वृद्धि होती है उस कारण से dx/dt यानी प्लस में दर्शाया जाता है। वहीं पे प्यारे भाइयों, जो दर स्थिरांक होता है, जब भी समानुपाती हटता है तो एक समानुपाती नियतांक लगाते हैं, जिसे समानुपाती स्थिरांक भी कहते हैं, जिसे हम k से डिनोट करते हैं। ओके, दूसरा नंबर है कि किसी समय अभिक्रिया की जो दर है उस समय अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है। ठीक है ना, निर्भर करती है, क्योंकि अभी आपने गुल्डबर्ग एवं बागे के नियम समझा कि जो रासायनिक अभिक्रिया की दर है अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है, जबकि वहीं पे हम दर स्थिरांक की बात करें तो जो दर स्थिरांक का मान है वो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती। सिंपल है। चलिए, तीसरा है अभिक्रिया की दर की जो इकाई है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स भी कह सकते हैं। इसका अपन कैसे गणना करते हैं, तो चूंकि आप लोगों ने पढ़ा कि समय के साथ जो पदार्थ में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर। तो यहाँ पर मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर क्या है प्यारे भाइयों, तो समय के साथ, है ना, पदार्थ के मोल में परिवर्तन, या हम कह सकते हैं समय के साथ अभिकारक में परिवर्तन। अभिकारक का मतलब ये होता है कि अभिकारक में जो विलेय पदार्थ है उसमें कितना मात्रा है प्यारे भाइयों, मोल कितना है, अर्थात उसकी सांद्रण में जो भी परिवर्तन हो रहा है। तो समय के साथ सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता, ठीक है, किसमें, सांद्रता में परिवर्तन। समय के साथ सांद्रता में परिवर्तन क्या कहलाता है, अभिक्रिया की दर है। तो सांद्रता होता है मोल प्रति लीटर, क्या होता है, मोल प्रति लीटर, ठीक है, बटे समय, और समय का क्या होता है, सेकेंड होता है, इसलिए मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाता है। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है अभिक्रिया की दर का इकाई। जबकि दर स्थिरांक का जो इकाई है वो कोटि के साथ बदलती रहती है। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, प्रथम कोटि का जो
इकाई कितना होता है, द्वितीय कोटि का इकाई कितना होता है, तृतीय कोटि का इकाई कितना होता है। तो जो दर स्थिरांक का इकाई है मैं उसे अलग से एक छोटे से वीडियो में आपको समझाऊंगा। ठीक है, लास्ट है आपका अभिक्रिया की दर का मान ताप के साथ साथ परिवर्तित होती है। सामान्यतः ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है, जबकि इसका मान ताप बढ़ाने के साथ साथ समान रूप से बढ़ता है। मतलब सिंपल तरीके से साथ साथ समान रूप से बढ़ता है और इसमें भी परिवर्तन होता है। हालांकि दोनों में परिवर्तन होता है, लेकिन फिर भी चार अंतर के लिए अपन इसको भी लिख देते हैं कि अभिक्रिया की दर भी ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, लेकिन जो दर स्थिरांक है ये ताप बढ़ाने के साथ साथ समान रूप से बढ़ता है। थोड़ा सा डिफरेंस है, ये केवल ये कह दिया गया कि अभिक्रिया में जो ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर में वृद्धि होगी, ये सिंपल है, लेकिन दर स्थिरांक में साथ साथ और समान रूप से वृद्धि होती है। तो छोटा सा वीडियो था अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर। इसके पहले हमने आपको समझाया था गुल्डबर्ग एवं बागे का नियम, उसे आप लोग अच्छे से समझ लेना प्यारे भाइयों, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि गुल्डबर्ग एवं बागे ने क्या बताया था, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है वो अभिकारक की या क्रियाकारक की सांद्रण के समानुपाती होता है, या सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी अभिकारक का सांद्रण जितना अधिक होगा उसकी अभिक्रिया की दर उतनी ही अधिक होगी। छोटा सा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।